नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पूरे साइंस सब्जेक्ट के 80 प्रश्नों को एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आप इसमें क्या करेंगे कि पूरे मेरे साथ 100 प्रश्नों का एक सेट लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका पूरे 80 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना। तो आइए हम लोग समय गंवाए बिना सीधे इस पर चलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आइए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न 80 अंकों का होगा, जिसमें से 80 प्रश्न हैं और आपको इसमें सही देखना है। पहला प्रश्न है, दर्पण सूत्र है, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है, ठीक। तो दर्पण सूत्र क्या है, तो इसमें ऑप्शन है आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। इसी प्रकार भी है 1/f प्लस 1/u इक्वल 1/v। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। अगर इसमें लेंस सूत्र की बात करें, लेंस सूत्र की, लेंस फॉर्मूला की अगर बात करता है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण किस निम्न में से कौन सा होगा, यानी कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अवतल दर्पण। जो गाड़ी के हेडलाइट में होता है तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर की अगर बात करें तो उस स्थिति में आप उत्तल दर्पण को सही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश किरणें गमन करती है, ठीक। तो यानी प्रकाश किरणें कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है ना। दाढ़ी बनाने के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दाढ़ी बनाने के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक, जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है वो किस प्रकार का लेंस उसमें प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तल लेंस। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं ताकि आपके समय भी बचे और ज्यादा अधिक से अधिक प्रश्न कंप्लीट हो जाए। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, यानी किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस, ठीक है। और अपसारी लेंस की अगर बात करता है वो अपसारी लेंस की अगर बात करता है तो इसका आंसर होगा अवतल, ठीक है। लेकिन दर्पण में ठीक या विपरीत हो जाता है, यानी अवतल दर्पण को उसमें अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन लेंस में अभिसारी की बात कही जाए तो इसका आंसर होगा उत्तल, और अपसारी की बात करें तो होगा अवतल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन की भी बात करें तो उसके लिए भी 2 ही नियम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी किस का उपयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है जल, कांच, पीतल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो नहीं करने की बात अगर आती है तो इसका आंसर होगा हम लोग क्या होगा, ये कांच, जल और पीतल, इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, जबकि कांच का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन
m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए v बाई यू, अर्थात m इक्वल क्या होता है? v बाई यू, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को ही उस लेंस का क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है, आवर्धन कहलाता है, ठीक है। या किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस क्षमता का मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर, ठीक है। लेंस क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, लेंस क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P इक्वल 1/f, है ना। और F किसमें? मीटर में। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्कों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है। क्लियर? अब ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अगर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की बात करें तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अनंत होता है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। जब अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो ध्यान रखेंगे, दूरदृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति में होगा तो वो दूर की वस्तु देख लेगा लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं देखता है। अर्थात इसमें कह रहा है कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है। इसका मतलब उस व्यक्ति को कौन सा दोष हुआ होगा? दूरदृष्टि दोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दृष्टिपटल कहते हैं, है ना। दृष्टिपटल जिसको हम लोग रेटिना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये रेटिना में हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक। कॉर्निया की बात करें तो मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है और साथ ही साथ नेत्रदान के समय जो भाग दान किया जाता है वो भाग होता है कॉर्निया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टिपटल पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, है ना। 14 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब किसी बल्ब से 220 वोल्ट, ध्यान रखेंगे 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं? V इक्वल आई आर। ठीक है, तो इसमें R की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपसे R इक्वल क्या होता है? V अपन I। ठीक है, तो V कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है ना, 220 एम्पियर कितना दिया है? 2 एम्पियर, है ना। तो 2 से कटाएंगे 110, तो कितना होगा? 110 ओम। ये आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं 110 किसमें है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट का विभव आरोपित करके उसे 2 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित की जा रही है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 110 ओम होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है, प्रश्न क्या है? 1 वोल्ट क्या किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए, 1 वोल्ट कहा जाता है, हम लोग जानते हैं V इक्वल W अपॉन Q। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यदि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में 1 जूल ऊर्जा अगर खर्च होती है, 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, 1 जूल ऊर्जा अगर खर्च हो रही है, क्या है? 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में अगर 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो हम लोग उसकी जो विभव होती है उसे 1 वोल्ट मानते हैं, यानी 1 जूल प्रति कूलम्ब जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या मानते हैं? 1 वोल्ट मानेंगे। आइए देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या है?
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी 1 जूल प्रति कूलम आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन से विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत परिपथ की शक्ति को कौन निरूपित कर रहा है? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा I स्क्वायर I, यानी P इक्वल I स्क्वायर R, जहां I विद्युत धारा है और R उसका प्रतिरोध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति, अभी बता दिए इसका 17 नंबर का आंसर I स्क्वायर होगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है ना? विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। आप सभी को इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, और उस टेलीग्राम चैनल से जाकर आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का, ठीक है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कूलम। ठीक, ओम की बात करें, ये प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है। जूल ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है ना? तो आमीटर से किसे मापा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। बात करें आदर्श आमीटर की, अगर आदर्श आमीटर की बात करें, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है, जबकि आदर्श विभव मापी यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में उत्पन्न प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी करंट की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? ठीक है, भारत में जितनी जो विद्युत धारा उपयोग होती है उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 50 हर्ट्ज होती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, है ना? यानी सोलर एनर्जी का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है, धूप वाले दिन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि धूप में तो ऊर्जा आसानी से मिल जाएगी। गर्म के दिन, गर्मी के दिन में भी हो जाएगा। रही बात बादल वाले दिन, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बादल वाला जो दिन है उस दिन हम लोग सौर तापक का उपयोग जल को गर्म करने में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यानी जो सौर सेल होता है जो सूर्य की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो आप सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन को कहते हैं जिनका उपयोग होने के बाद एक न एक दिन समाप्त हो ही जाना है, तो ऐसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आइए जरा देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है बायोगैस, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है, समाप्त होना है। कोयला जीवाश्म ईंधन है, इसे भी समाप्त होना है। पेट्रोलियम ये भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ईंधन है, ईंधन यानी जिसके जलने से हमें ऊष्मा और ऊर्जा
प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, ईंधन के नाम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं ईंधन सीएनजी अर्थात जिसका विस्तृत रूप होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये है बिल्कुल है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी ईंधन है। लकड़ी, इसके भी जलने से ताप और ऊष्मा प्राप्त होती है भी है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसको मैं यहां लिखता हूं CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, Cu प्लस H2O, ठीक है। देखते हैं यहाँ क्या दिख रहा है, CuO से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, यानी ये कौन सा जिसमें से ऑक्सीजन हटे तो ये अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? अपचयन। और यहां देख रहे हैं कि H2 के साथ कौन आकर मिल गया है? ऑक्सीजन, यानी ये उपचयन। इसका अर्थ ये है उपचयन, ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है ना। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती है तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स, जिसको हिंदी में अपोपचयन, अपोपचयन अभिक्रिया, अपोपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना, अपोपचयन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहां दिया हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हरा होता है, ठीक है। अब उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इन्हें उपचयन अभिक्रिया होता है तो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और साथ साथ इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। Fe प्लस CuSO4, Cu प्लस FeSO4, इसमें क्या है? देखिए यहाँ पर ये फेरस है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले गए हैं, है ना। तो बना क्या है? FeSO4 प्लस Cu, यानी Cu विस्थापित हो गया है। तो जब कोई विलयन से दूसरे को विस्थापित करे तो ये विस्थापन अभिक्रिया की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा हुआ चूने का उदाहरण है, ठीक। तो बुझा हुआ चूना हम लोग किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। CaOH ट्वाइस को हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना। अगर बिना बुझा हुआ चूने की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और संगमरमर के सूत्र की बात करें तो इसका होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है? तो क्षारक विलयन हम लोग जानते हैं जिसका मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग कैसा होता है ना। यानी जब किसी विलयन में न तो अम्लीयता हो यानी 7 से कम हो और न ही 7 से अधिक हो अर्थात उदासीन प्रवृत्ति हो तो उस समय इसका रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात हरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी अर्थात CaSO4.2H2O। ये क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। अगर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 1/2H2O। ये है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, लेकिन जिप्सम का CaSO4.2H2O, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? यानी लौंग का जो तेल होता है वह किस प्रकार अपनी सूचना देती है? तो लौंग का तेल अपने गंध के द्वारा देती है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लौंग का तेल
गंध में परिवर्तन के द्वारा ये अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना को देती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ये तो बता दिए हैं, ये हरा होगा ये, और ये आपका गंधीय होगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? ऑप्शन है मिथेनोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एथेनोइक एसिड और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न के चलते, आभूषण बनाने वाले सोना होता है, यानी किसका उपयोग, किस सोना का उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 24 कैरेट, ये एकदम शुद्ध कोटि का सोना होता है ना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, और इसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आभूषण बनाने में किसका करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं, लेकिन ज्यादा ही कम कीमतों वाले भी डुप्लीकेट सोना का भी उपयोग 15-16 कैरेट वाला भी करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 कैरेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 6, अर्थात इसके बाहरतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अपने अष्टक पूरा करने के लिए इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या आवश्यकता होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया, यानी लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उसमें जिंक ऑक्साइड की जो परत चढ़ा दी जाती है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनेशन, गैल्वेनाइजेशन, अंग्रेजी में इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण या जस्तरीकरण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? आई होप इसको आंसर आपको पता है। ऑप्शन नंबर डी अर्थात सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत शीघ्रता के साथ अभिक्रियाएं करने लगती हैं। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु और मिश्र धातु है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, यह पी ब्लॉक में स्थित है। इसका पी ब्लॉक समूह 16 में स्थित है, सॉरी समूह 16, ठीक, 2 4 6, समूह 14 में स्थित है। समूह 14 में स्थित है। ये अधातु है। कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। इसके अतिरिक्त भी फुलेरिन या अन्य भी है, जिसमें ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, और हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध कौन सा पाया जाता है? ये ऑक्सीजन O2 है। जब इसका हम लोग करेंगे डबल बॉन्ड O, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन होता है? द्विबंधन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन होता है? द्विबंधन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और जहां पर लास्ट में OH प्रक्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे तो वह अल्कोहल का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, C2H5OH। आगे कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? ठीक है, इथेन, इथेन कहने के बाद C2H6, इसका फॉर्मूला होगा C2H6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर देख लेंगे आप लोग, सीधे संरचना सूत्र। देखिए इसमें कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इथेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बन के अपरूप है? ग्रेफाइट है, बिल्कुल, ये भी कार्बन के, हीरा ये भी कार्बन के अपरूप है, और फुलेरिन ये भी कार्बन के अपरूप है। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा अपरूप है? ये तो तीनों है, यानी इसमें नहीं वाला शब्द अगर काट दीजिएगा आप लोग यहाँ से, यानी इनमें से सभी, ये राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कार्बन के ये तीनों ही क्या है? अपरूप है।
नेक्स्ट की बात करते हैं पेंटेन। पेंटेन यानी इसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर C5H12 में कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, यानी पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं, ठीक है। नंबर पहला नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, आइसो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, और तीसरा नंबर होता है नियोपेंटेन। अर्थात पेंटेन के 3 समावयवी है, नॉर्मल, आइसो और नियो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे कह रहा है एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। एथिल अल्कोहल कहने का मतलब C2H5OH, C2H5OH। तो इसका होगा इथेनॉल। क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम, क्या होगा एथेनॉल, एथेनॉल, नॉल, ठीक। ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल होता है। C2H इथेनॉल होगा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, है ना। आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कितने वर्ग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, कुल 18 वर्ग है, ठीक है। अगर आवर्तों की बात करें, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है। आवर्त पूछे तो 7 और वर्ग पूछे तो कितने होंगे, 18। नेक्स्ट प्रश्न है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। 18वें समूह जो है उसको शून्य समूह भी कहते हैं ना, जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप में किसको रखा गया है, तो जीरो ग्रुप में हम लोग रखते हैं निष्क्रिय गैसों को। निष्क्रिय, जिसको आप लोग अक्रिय भी कहते हैं, अक्रिय, है ना, या नोबल गैसेस भी कहते हैं, है ना, नोबेल गैस भी कहते हैं उसको, ठीक। इसके अंतर्गत कौन आता है, तो हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जीनॉन आता है और रेडॉन आता है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अर्थात हीलियम क्या है, शून्य ग्रुप का सदस्य है, और इसके अंतर्गत हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनॉन ये सभी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आवर्त सारणी के जितने भी उदग्र स्तंभ हैं, ये इनकी संख्या कितनी है, 18 है। और उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों जानते हैं 1 pm, pm अर्थात पिकोमीटर, है ना। ये पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखेंगे पिकोमीटर होता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 10⁻⁻12 जिसके पावर में होता है। ध्यान रखें +12 भी है -12, लेकिन पिकोमीटर क्या होता है 10⁻⁻12। तो जिसका घात -12 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई है उसमें तत्वों को किस क्रम में सजाया गया है, तो इसका आंसर होगा परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया गया है। अगर वही बात करें मेंडलीफ के आवर्त सारणी क्या, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर रहे हैं द्विखंडन होता है, ठीक है। द्विखंडन किस में होता है, ऑप्शन है लिस्मेनिया, पैरामीशियम, अमीबा और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा क्या होता है, प्रजनन की क्रियाएं होती है। अमीबा क्या करती है, घेर कर उसको कुटपाद रचना बनाती है और उसके बाद उसके केंद्रक विभाजित होकर 2 अलग अलग बन जाते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो बता दिया अमीबा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑप्शन है वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक तरह के क्या है, पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, ठीक है। प्लांट हार्मोन, हार्मोन ऐसे पदार्थ को कहते हैं
जो अपने संश्लेषण क्षेत्र से दूर क्रिया क्षेत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है, उसमें वृद्धि, विकास और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, तो उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो ऑक्सिन क्या है? एक तरह का हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो ऑप्शन है यकृत, मुख गुहा, अमाशय और छोटी आंत। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पित्त रस है, बाइल जूस जो है, वह हमारे कहां से निकलती है? लीवर से निकलती है। और स्टोर कहां से होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात WBC का जो अवधि होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, तो 12 से 20 दिन नहीं, 20 से 30 दिन नहीं, 2 से 5 दिनों का होता है। ये हमारा 2 से 5 दिनों का होता है WBC का कार्यकाल। अगर वही बात करें RBC का, तो RBC का जो जीवन काल होता है वह 116 से 120 दिनों का होता है ना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ये महीना काट कर दिन लगा दीजिए, यही सही होगा। 2 से 3 दिन या 2 से 5 दिनों का होता है। ठीक, नेक्स्ट, मानव हृदय घिरा हुआ है जाइलम से, पेरिकार्डियम से, फ्लोएम के, प्लाज्मा से। तो जाइलम फ्लोएम तो मानव हृदय में आने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पादप उत्तक है और ये संवहन उत्तक है। पादपों का संवहन उत्तक, ये 2 पार्ट है। जाइलम जल ले जाता है, खनिज ले जाता है, लवण ले जाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में तैयार भोजन को पादप के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मानव का जो हृदय होता है, पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, उसी से क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी कौन सा एंजाइम वसा के पाचन के लिए उपयुक्त है? ये आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। तो उम्मीद है आप इसका आंसर 59 नंबर का आंसर आसान है और इसे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है ना? वसा पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है बताएंगे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, उपचयन या विस्थापन। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है और वो ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे भोजन अणु को विखंडित करता है और विखंडन के पश्चात उससे ऊर्जा भी निकलती है। तो इस प्रश्न यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपका भोजन के पाचन में उपयुक्त है। ठीक है, और साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है क्योंकि उससे ऊर्जा निकलती है और जिस रिएक्शन से ऊर्जा निकले तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति नहीं, वृद्धि। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा, यानी वृद्धि। क्या है? वृद्धि से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता परिलक्षित होते हैं। तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो तिलचट्टे में कुल मिलाकर 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी का मतलब जो सड़ी गली हुई चीजों से अपना जीवन जीते हैं, तो उसके उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़ाहुल, अमरबेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो गोबर छत्ता होता है वह सड़ी गली चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक, नेक्स्ट, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन क्रिया के दौरान जो अंतिम उत्पाद क्या निकलता है? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ जल। ठीक है, श्वसन के दौरान अब अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं, उत्पन्न होते हैं? यानी डेंगू किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शुद्ध जल में क्या होता है? डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमारे घरों में जो कूलर वगैरह है या कहीं आसपास कोई पानी जमा हुआ है तो उसको निरंतर समय समय पर क्या करना चाहिए? साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली होती है,
कहाँ होती है? डायलिसिस का काम क्या है? हमारे रक्त में अशुद्ध पदार्थों को छानकर बाहर निकलने का, और ये जो छानने का कार्य करता है वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात नेफ्रॉन, मानव शरीर में जो नेफ्रॉन है वो डायलिसिस का छानने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिनेप्स। सिनेप्स को कहते हैं हम लोग क्या? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या कहलाती है? सिनेप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया करने का तात्पर्य ऐसी क्रिया है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है ना? तो क्या है? वमन, लार आना, चबाना, हृदय का धड़कन क्रिया नहीं है, नहीं है जिस पर अर्थात जिस पर हमारा कंट्रोल है। तो चबाना ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी सभी हृदय का धड़कना या लार आना ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी पादपों के वृद्धि विकास को नियंत्रित कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो पादपों के वृद्धि और विकास को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बात करें एड्रेनालिन तो इसको हम लोग आकस्मिक हार्मोन, आकस्मिक या लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? एड्रेनालिन को। बात थायरॉक्सिन तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है और ये हमारे आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। साथ साथ इंसुलिन की बात करें तो यह हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, रक्त शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। ठीक है, निम्नलिखित से कौन से उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन है केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केचुआ क्या है? एक तरह के उभयलिंगी जंतु है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाते हैं? ठीक है, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पुमंग। पुष्प का जो नर जनन अंग है, नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, पुमंग। जबकि स्त्री जनन अंग का क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर सी। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं। पौधे का जनन अंग कहाँ पाया जाएगा? तो पुष्प में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया? ये सभी आप सभी जानते हैं कि मेंडल, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आनुवांशिकता के पिता के नाम से जानते हैं। और उन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए मटर पौधे को ही क्या क्या चुना था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये किसने लिखा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को लिखा गया था। लेमार्क ने भी एक पुस्तक लिखा था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। लेमार्क ने भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में प्रमुख एनर्जी का सोर्स क्या है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी अर्थात सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश इस पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, केंद्र है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, सूर्य है, पानी है, लकड़ी है। तो आई होप इसका आंसर आपने जरूर टिक कर लिया होगा अर्थात सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका सूर्य है। 76 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब किसने निर्मित किया है? मानव के द्वारा निर्मित की गई है। अर्थात तालाब क्या है? एक तरह का
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। समुद्र इत्यादि क्या है? तो ये जो समुद्र इत्यादि है ये सब के सब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, लेकिन अगर बात करें किसका? तालाब का, तो तालाब मानव निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का उदाहरण क्या है? मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो क्या है वन संपदा का? तो लकड़ी है। वन संपदा का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? लकड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहते हैं? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहते हैं? एरिस ऑप्शन है, आप लोग स्वयं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एरिस, सुरगम, आहार और कट्टा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 79 नंबर का आंसर। ठीक। नेक्स्ट है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सुरंगम किस राज्य की संग्रहण व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केरल। तो आपने देखा ये हम लोग पूरे 80 प्रश्नों का सेट लगाया और उसमें से मैंने 2-3 प्रश्न छोड़े हैं आप लोगों के लिए। इसे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और ऐसे ही सभी विषयों का हम प्रैक्टिस सेट जल्द ही लाने वाले हैं और इस सबका जो पीडीएफ फाइल है ये आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम चैनल से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।